मेरा नाम किरण है और मैं एक उच्च वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं उनकी पहली और इकलौती बेटी थी। मुझसे छोटा मेरा एक भाई था। मेरे पापा को बेटियां बहुत पसंद थी, इसलिए वे मुझसे मेरे भाई से भी ज्यादा प्यार करते थे। मेरा भाई मुझसे पूरे 10 साल छोटा था और अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, जबकि मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। मेरे पेरेंट्स मेरी जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे क्योंकि मेरे साथ की लड़कियों की शादी होनी शुरू हो चुकी थी। उनका मानना था कि लड़कियों की शादी उनकी पढ़ाई पूरी होते ही कर देनी चाहिए। हमारे यहाँ वैसे भी लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी। मैं खुश थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मेरे लिए अच्छे फैसले ही लिए थे। हमारे परिवार में कोई रिश्तेदार नहीं था क्योंकि हमारे घर पर कोई आता जाता भी नहीं था। पापा ने बताया था कि उनका कोई भाई बहन नहीं है और मेरे दादा दादी भी बहुत पहले गुजर चुके थे, शायद जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एक दिन हमारे घर कुछ मेहमान आए। मैं उन्हें नहीं जानती थी क्योंकि हमारे घर अधिकतर पापा के दोस्त या मम्मी के दोस्त ही आया करते थे। कभी कभी मम्मी के मायके वाले भी आते थे, लेकिन वे भी बहुत दूर रहते थे, इसलिए बहुत कम आते थे। मैंने मम्मी से पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में जाने के लिए कहा। यह मेरे लिए अजीब था क्योंकि मम्मी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। मैंने फिर भी मम्मी से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया और मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं सोच में पड़ गई कि मम्मी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। कुछ देर बाद जब मेहमान चले गए तो मैं फिर मम्मी पापा के पास गई और वही सवाल दोहराया। मम्मी कुछ कहने ही वाली थी कि पापा ने उन्हें इशारे से चुप रहने को कहा। फिर पापा ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा हम तुमसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। मैंने कहा, जी पापा कहिए। पापा ने कहा, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तुम्हें कोई लड़का पसंद तो नहीं है ना? मैंने जवाब दिया, नहीं पापा, मुझे कोई भी पसंद नहीं है। आप लोग मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे वह सही ही होगा। मैं आपकी मर्जी के मुताबिक ही शादी करूंगी। मेरे इस जवाब से मम्मी पापा बहुत खुश हुए। फिर पापा ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। मैंने कहा, ठीक है पापा। पापा ने कहा, तुम यह नहीं पूछोगी कि रिश्ता कहाँ तय किया है, लड़का कौन है? मैंने कहा, पापा आपने जिस लड़के को चुना है वह अच्छा ही होगा। आप लोग कभी मेरे लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। पापा मुस्कुराए और बोले, तुम जैसी बेटी भगवान सबको दे, तुम बहुत अच्छी हो। फिर पापा ने जो बात बताई उसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। पापा ने कहा, आज जो लोग हमारे घर आए थे वे तुम्हारे चाचा और चाची थे। पापा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, चाचा और चाची वो भी मेरे? पापा ने कहा, हाँ तुम्हारे चाचा चाची। हमने तुमसे यह बात छुपाई थी कि इस शहर में तुम्हारे चाचा चाची भी रहते हैं। तुम्हारे चाचा मेरे सगे भाई हैं और उनका एक जवान बेटा भी है। वे कई सालों बाद मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की है। वे चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उनके बेटे से हो। वे बड़े विश्वास और उम्मीद के साथ रिश्ता लेकर आए हैं। पापा ने बताया, कई साल पहले हमारे परिवार के बीच एक बड़ी गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे चाचा और चाची को अलग घर दिलवा दिया था। वे लोग अलग रहने लगे थे और फिर कभी हमसे संपर्क नहीं किया। अब जब उनका बेटा जवान हो गया है और तुम भी बड़ी हो गई हो, तो उन्होंने सोचा कि हम दोनों भाइयों का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। मैंने भी सोचा कि यह सही समय है कि पुराने गिले शिकवे भुलाकर हम दोनों भाई एक हो जाएं। पापा ने आगे बताया, जब तुम्हारे चाचा इस घर से गए थे तो वे मुझसे भी नाराज थे, लेकिन मैं हमेशा से अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी नाराजगी दरअसल तुम्हारे दादाजी से थी, लेकिन उसने मुझसे भी दूरी बना ली थी। अब जब उसने तुम्हारा रिश्ता मांगा है तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि यह रिश्ता हमारे बीच की दूरियों को मिटा सकता है। मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता था, इसलिए तुम्हें यह सब बताना जरूरी था। मैंने पापा से कहा, पापा आप मेरी शादी जहाँ भी करेंगे मैं खुशी खुशी वहाँ कर लूंगी। अगर मेरा रिश्ता चाचा के बेटे के साथ करने से आपका और उनका रिश्ता मजबूत होता है तो यह शादी होनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मम्मी और पापा दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन मुझे मम्मी की चिंता भरी नजरें दिखीं। उनके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी भी झलक रही थी। उसके बाद मम्मी पापा काफी देर तक कमरे के अंदर बात करते रहे। मैंने उनकी बातें नहीं सुनी क्योंकि उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ तो गलत है। बाद में मम्मी ने मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई। एक हफ्ते बाद हमारी सगाई हो गई। लड़का देखने में बहुत अच्छा था। शायद वह भी मुझे नहीं जानता था, इसलिए वह मुझसे अनजान जैसा बर्ताव कर रहा था, लेकिन मैं खुश थी कि पापा ने मेरे लिए एक अच्छे और शरीफ लड़के को चुना है।
मेरी शादी की कहानी कुछ अलग ही थी। मेरे चाचा चाची मतलब मेरे सास ससुर इस रिश्ते से बहुत खुश थे। हमारे रिश्ते से उनके बीच पहले जैसा ही प्यार फिर से कायम हो गया था। मेरे चाचा जी और पापा के बीच जो नाराजगी थी वो भी दूर हो गई थी और हम दोनों की सगाई खुशी खुशी संपन्न हो गई थी। सगाई के 1 महीने बाद ही शादी की तारीख तय हो गई थी। आजकल के जमाने में जब लड़के लड़कियों का रिश्ता तय हो जाता है तो वे आपस में फोन पर बात करने लगते हैं। मैं भी उम्मीद कर रही थी कि फरहान मुझसे संपर्क करेगा, क्योंकि मैं भी उससे बात करने के लिए उत्सुक थी। लेकिन मैं लड़की थी, इसलिए पहल करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मुझे बस उसके कदम उठाने का इंतजार था, मगर उसने मुझसे बात करने की कोशिश तक नहीं की। आखिरकार मैं उसकी मंगेतर होने के साथ साथ उसकी कजिन भी थी। वह चाहता तो मुझसे आसानी से बात कर सकता था, मेरा नंबर भी हासिल कर सकता था। वह मेरे छोटे भाई से मेरा नंबर मांग सकता था, क्योंकि चाचा जी का घर मेरी ससुराल था। मैं वहाँ बार बार नहीं जा सकती थी, पर मेरे छोटे भाई ने उनके घर का आना जाना काफी बढ़ा लिया था। फरहान चाचा जी का इकलौता बेटा था। उनके घर में कई खूबसूरत पेड़ पौधे थे और मेरे भाई को पौधों का बहुत शौक था। इस वजह से वह अक्सर वहाँ जाता रहता था। खैर, वक्त बीतता गया और मेरी शादी का दिन भी आ गया, लेकिन फरहान ने मुझसे अब तक कोई बात नहीं की थी। मैंने भी इसे नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि अब तो शादी हो रही है, मुलाकात भी सीधे शादी के बाद ही होगी। जब शादी के बाद मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, फरहान के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वह कमरे में आया, लेकिन काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। मैं बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर वह एकदम शांत था, न मुझे देख रहा था और न कोई बात कर रहा था। उसकी यह खामोशी मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मेरे सिर से धीरे धीरे दुपट्टा खिसकने लगा। मैंने अपने चूड़ियों से भरे हाथ उठाए और दुपट्टा ठीक करने लगी। चूड़ियों की खनखनाहट कमरे की शांति को तोड़ रही थी। तभी उसकी नजर मेरे हाथों पर पड़ी और उसने अचानक मेरे हाथ पकड़ लिए चूड़ियों के साथ खेलने लगा। उसकी इस हरकत से मैं घबरा गई और पीछे हटने लगी। वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ दुल्हन, मुझसे डर क्यों रही हो? मेरा डरना तो जायज था, क्योंकि उसकी हरकतें अजीब लग रही थीं, जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेलता है। मैं उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बार बार मेरे करीब आ रहा था। कुछ गलत नहीं कर रहा था, बस मेरी चूड़ियाँ उसकी पसंद आ गई थीं। उसने जबरदस्ती मेरे हाथों से चूड़ियाँ उतारने की कोशिश की और फिर उन्हें जमीन पर फेंक दिया। चूड़ियाँ टूटने लगीं और ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह टूटती हुई चूड़ियों को देखकर बच्चों की तरह खुश हो रहा था। मैंने चीखना शुरू कर दिया, क्योंकि आज मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा जो इतनी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। जब मैंने चेक किया तो कमरे का दरवाजा बजने की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और सीधा जाकर अपनी सास से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। मेरी सास ने हैरान होकर पूछा, ये क्या हुआ है? मैंने हकलाते हुए कहा, देखिए फरहान कैसी अजीब हरकतें कर रहा है। उसने मेरे हाथ से चूड़ियाँ उतार कर जमीन पर फेंक दी। वह बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। मेरी सास ने फरहान को डांटा और कहा, बिस्तर पर बैठो। और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि अपनी माँ की एक ही डांट पर वह चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन तभी मेरी सास ने अचानक मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, इतनी जोर जोर से चीखने की क्या जरूरत थी? शादी की पहली रात ही तुमने मेरे बेटे का मूड खराब कर दिया। अब जाओ और उसे खुश करो। मैं उनकी यह बात सुनकर स्तब्ध रह गई। वो कैसी बातें कर रही थी? मैं तो इस घर में नई नवेली दुल्हन थी और उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया था। मुझे उनसे ऐसे व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं रोती हुई कमरे के अंदर चली गई। अब मुझे समझ आ रहा था कि फरहान सामान्य इंसान नहीं है। उसकी हरकतें असामान्य और विचित्र थीं, जैसे वह मानसिक रूप से बीमार हो। मैं पूरी रात बंद कमरे में बैठकर अपने भाग्य पर रोती रही। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन फरहान ने मुझे कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी ऐसे इंसान से क्यों करवा दी। मैं कैसे उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकती थी? लेकिन अब शादी हो चुकी थी और मैं मजबूर थी। सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास ने तंज कसते हुए कहा, उठ गई महारानी, अब जल्दी से किचन संभालो। यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है। यहाँ तुम्हें कोई नौकरानी नाश्ता बनाकर नहीं देगी। तुम्हें अपने हाथों से सब कुछ करना होगा। मैंने कहा था कि चाची जी के घर में नौकरानियां हैं, वे भी तो नाश्ता बना सकती हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैंने नौकरानियों से कह दिया है कि वे घर के बाकी सारे काम करेंगी और तुम सुबह का नाश्ता और दोनों समय का खाना खुद बनाओगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कभी घर का काम नहीं करवाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे खाना बनाऊं। किचन में जाकर मैंने किसी तरह चाय बना ली, लेकिन बाकी नाश्ता कैसे बनाऊं, यह मेरी
मेरी समझ से बाहर था। इसलिए मैंने अपना मोबाइल उठाया और YouTube पर नाश्ता बनाने की विधि खोजने लगी। मैं नाश्ता बनाने में व्यस्त थी, तभी मेरी सास ने कहा, फरहान को अपने हाथों से नाश्ता खिलाओ। उनकी यह बात सुनकर मैं चौंक गई। उन्होंने बताया, मेरे बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह बच्चों जैसी हरकतें करता है। हमने तुम्हारी शादी इसलिए करवाई है ताकि तुम उसका ख्याल रख सको। उसकी हर जरूरत का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने फरहान को अपने हाथों से नाश्ता खिलाना शुरू किया और वह बच्चों की तरह मेरे हाथों से नाश्ता कर रहा था। इस बीच मुझे खुद नाश्ता करने का मौका ही नहीं मिला। जब सब लोग उठकर जा चुके थे और नाश्ता ठंडा हो चुका था, तब मुझे बहुत भूख लगी और मैंने ठंडा नाश्ता ही कर लिया। मैं अपनी किस्मत पर बहुत रो रही थी, क्योंकि ससुराल में मेरी पहली सुबह इस तरह बीती थी। मैं अपने पेरेंट्स से भी कुछ नहीं कह सकती थी। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई, जहाँ फरहान पहले से बैठा था और दीवारों पर पेन से ड्राइंग कर रहा था, जैसे बच्चे करते हैं। जैसे ही मैं कमरे में गई, वह कहने लगा, मेरी दुल्हन आ गई। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने और तालियां बजाने लगा। उसे देखकर मैं अपनी किस्मत पर अफसोस कर रही थी और रोना शुरू कर दिया। मुझे रोते देख फरहान ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो दुल्हन? कल से देख रहा हूँ तुम्हारी आँखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं। मैंने फरहान से पूछा, तुम्हारी ये हालत कब से है? फरहान कुछ अजनबी सा हो गया। मैंने कहा, जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तब तो तुम ऐसा कोई व्यवहार नहीं कर रहे थे। इस पर उसने जवाब दिया, जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तब मम्मी पापा ने मुझे मना किया था कि वहाँ जाकर किसी से कोई बात मत करना, बस चुपचाप बैठे रहना। अगर कोई गड़बड़ की तो दुल्हन नहीं मिलेगी, इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा था। फिर वह बोला, तुम मेरी दुल्हन हो, मेरे साथ खेलने के लिए आई हो ना? फरहान की मासूम बातें सुनकर मुझे उससे हमदर्दी होने लगी। मैंने उसका बहुत ख्याल रखना शुरू किया। वह बच्चों की तरह व्यवहार करता था और मुझे उसी के मुताबिक काम करना पड़ता था। उसकी दवाइयाँ भी मैं समय पर देती थी। लेकिन मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, फिर भी वह मुझे किचन में भेज देती। मैं नौकरानियों से पूछ पूछ कर खाना बनाने की कोशिश करती, लेकिन सास उस पर भी मुझसे गुस्सा करती। कहती, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाकर नहीं भेजा क्या? एक दिन मैंने पूरियाँ तलने की कोशिश की। शादी से पहले मैंने कभी पूरियाँ नहीं तली थी, क्योंकि मुझे चूल्हे के पास जाने से भी डर लगता था। लेकिन ससुराल में ऐसी स्थिति थी कि मुझे सारे काम करने पड़ रहे थे। पूरियाँ तलते समय गर्म तेल मेरे हाथ पर गिर गया और मेरा हाथ जल गया। दर्द के बावजूद मैंने पूरियाँ बनाई ताकि सास की जलिकटी बातें न सुननी पड़े। चाचा जी, जो हमारे घर पहले आते थे, मेरी शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था जब मेरे भाई ने मेरे ससुराल आकर मेरे जले हुए हाथ को देखा। चाची ने तुरंत बात बना दी। कहने लगी, मैंने इसे मना किया था, घर में नौकरानियां हैं, वो खाना बना लेंगी, मगर इसे तो पूरियां पकाने का बहुत शौक था, इसलिए इसका हाथ जल गया। भाई ने पूछा, दीदी, जब यहाँ काम करने के लिए नौकरानियां हैं, तो आपको काम करने की क्या जरूरत थी? मैं उसे कैसे बताती कि मैं यहाँ किन जुल्मों का शिकार हो रही थी? भाई ने कहा कि वह जीजू से मिलना चाहता है, मगर मेरी सास और ससुर कभी नहीं चाहते थे कि मेरे घर का कोई भी सदस्य मेरे पति फरहान से मिले। जब भी कोई मिलने आता, मेरी सास फरहान को पहले ही समझा देती कि किसी के सामने कुछ मत कहना। फरहान अगर बोलता तो उसकी बातों से साफ पता चल जाता कि उसमें कोई समस्या है, इसलिए वह किसी के सामने कुछ भी नहीं कहता था और मेरे परिवार को लगता कि वह बहुत सीधा लड़का है। भाई से मिलने की बात पर सास ने कह दिया कि फरहान ऑफिस गया हुआ है, जबकि वह घर में ही था। सास उसे कमरे से बाहर नहीं निकलने देती थी और उसकी हर जिम्मेदारी मुझ पर ही सौंप दी थी। जैसे ही मेरा भाई चला गया, मेरी सास ने फिर से मेरे बाल पकड़कर मारना शुरू कर दिया। मेरे जले हुए हाथ में पहले ही दर्द था और ऊपर से ये जुल्म सहने पड़ रहे थे। सास ने धमकी दी कि अगर मैंने अपने परिवार में किसी को कुछ बताया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने भाई को यहाँ आने से रोकूं और जब भी वह आने की बात करे तो मम्मी से कहकर मना कर दूं। वह यह भी चाहती थी कि मेरे माँ बाप भी ससुराल न आएं। मेरी सास ने मेरा फोन भी छीन लिया था और कहती थी कि अगर मेरे घर वालों का फोन आएगा तो वह खुद बात करवाएगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। आखिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आप लोगों को जानती भी नहीं थी। तब मेरे ससुर भी वहीं थे। उन्होंने कहा, हम तुमसे कई सालों पुराने बदले ले रहे हैं। उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई, पर मुझे इतना एहसास हो गया कि मैं किसी गहरे षड्यंत्र का शिकार हो रही हूँ। मैं अनजान निगाहों से उन्हें देख रही थी जब उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, तुम्हारा बाप जिस घर में रहता है उसमें हमारा भी हिस्सा है। तुम्हारा लालची बाप मेरे हिस्से पर भी कब्जा करके बैठा हुआ है।
हमें इस छोटे से घर में भेज दिया और खुद उस बड़े बंगले में रहता है जो मेरे पापा का है। मैंने चाचा जी से कहा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? चाचा जी ने जवाब दिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मगर हमने तुम्हें अपना हिस्सा लेने के लिए एक मोहरा बनाया है। अब तुम अपने बाप के घर जाओ और उससे कहो कि वो तुम्हें उस घर के कागजात दे दे जिसमें वह रह रहा है। चाचा जी की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने उनसे कहा, चाचा जी आप यह क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसा ही करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरा बेटा तुम्हें तलाक दे देगा और हम सबको यही कहेंगे कि तुम्हारी हमारे बेटे से बनती नहीं थी। तुमने उसे दवाइयाँ देकर पागल कर दिया, फिर तुम्हें इस घर से निकाल देंगे और इतना बदनाम कर देंगे कि तुम्हारी दोबारा कभी शादी नहीं हो सकेगी। मैंने चाचा जी से कहा, आप खुद भी तो प्यार से मेरे पापा से उस घर का हिस्सा मांग सकते थे, मुझे इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? आप नहीं जानते कि आपने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, आपने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। मैं तो अभी भी आपके पागल बेटे के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वह मुझे अच्छा लगने लगा है। मुझे उसकी फिक्र होती है, मगर आप लोग तो मुझे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हो। यह आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। चाचा जी ने गुस्से में कहा, अब ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने कहा है वैसा ही करो। जाओ और अपने बाप के घर जाकर जो चाहे बता दो। कुछ साल पहले तुम्हारे बाप ने भी मेरे साथ धोखा किया था और मेरी संपत्ति पर कब्जा किया। हम अपना घर और जमीन वापस चाहते हैं। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। फूट फूट कर रो रही थी जब फरहान ने मेरे हाथ पर निशान देखा। वह चिंतित होकर बोला, यह तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है दुल्हन? मैंने चुपचाप उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। वह फिर से बोला, बताओ तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है और तुम हमेशा रोती क्यों रहती हो? मैंने फरहान को सारी सच्चाई बताई। तुम्हारे घर वाले मुझसे चाहते हैं कि मैं अपने मायके जाकर उन्हें प्रॉपर्टी के कागजात ला कर दूँ। फरहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ मेरे मम्मी पापा बहुत गंदे हैं, मुझे भी प्यार नहीं करते। फिर उसने मेरे आंसू पोंछे और कहा, तुम बहुत अच्छी हो दुल्हन। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे घर वालों से तंग आ गई हो, मगर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हें यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, मगर मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। तुम मेरी दोस्त बन गई हो और मेरा बहुत ख्याल रखती हो। इतना ख्याल तो मेरी मम्मी भी नहीं रखती। वह मासूम सा चेहरा बनाकर यह सब कह रहा था। मैंने उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फरहान बहुत अच्छा इंसान था, बस बेचारा मानसिक स्थिति में ठीक नहीं था। उसने कभी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। अगर कोई बुरे थे तो वे उसके पेरेंट्स थे। बेचारा फरहान तो मेरी ही तरह अपने घर वालों के बीच फंसा हुआ था और इस्तेमाल हो रहा था। चाचा चाची ने हमें अपनी जायदाद हासिल करने के लिए मोहरा बना दिया था। इन झगड़ों में हमारी क्या गलती थी? मेरे सास ससुर मुझ पर काफी दबाव बना चुके थे और मुझे इस घर में चैन से जीने भी नहीं दे रहे थे। मैं चाहती थी कि मैं पूरी बात अपने मम्मी पापा को बताऊं, इसलिए मैं ड्राइवर के साथ मम्मी पापा के पास चली आई थी और उनसे लिपटकर बहुत रोई थी। मम्मी पापा मेरा जला हुआ हाथ देखकर बहुत परेशान हो गए थे और मुझसे पूछने लगे कि यह हाथ कैसे जल गया। तब मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मैंने मम्मी पापा से कहा कि चाचा चाची ने मुझे यहाँ प्रॉपर्टी के पेपर लाने के लिए भेजा है। अगर मैंने उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर नहीं दिए तो वे मुझे बदनाम कर देंगे और कहेंगे कि मैं उनके बेटे को दिमागी हालत खराब करने की दवाइयाँ दे रही हूँ। जब उन्हें पता चला कि फरहान अब ठीक हो रहा है तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। पापा ने कहा, मैं अपने भाई को समझता था कि वह सुधर गया, मगर वह तो शुरू से ही चालाक था, वह कभी नहीं सुधर सकता। मम्मी ने कहा, मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारी बेटी बहुत मासूम है, हमें रिश्ता तय करने से पहले सोच लेना चाहिए था, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब हमारी बेटी इन लोगों का शिकार हो रही है। आखिर इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है? मम्मी ने कहा, अगर तुम्हें अपनी बेटी का घर बसते देखना है तो प्रॉपर्टी के पेपर दे दो। पापा ने कहा, नहीं, मैं किसी भी हालत में प्रॉपर्टी के पेपर नहीं दूंगा। वह खुद को क्या समझता है? मैं उस पर केस कर दूंगा कि वह मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। मैंने पापा से कहा, पापा आप यह क्या कर रहे हो? क्या आप चाहते हो कि मेरा घर टूट जाए? पापा बोले, हाँ बेटा, तुम उस घर को खराब कर लो जहाँ के लोग तुम्हें नौकरानी बनाकर रखते हैं। क्या फायदा ऐसे घर में रहने का? मैंने कहा, नहीं पापा, मैंने फरहान से वादा किया है कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पापा बोले, तुम उस पागल की बातों में क्यों आ रही हो? उन लोगों ने तुम्हारा हाथ जला दिया,
तुम्हें नौकरानी बना दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई और उसकी पत्नी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारी शादी उस घर में नहीं करता। मैंने पापा से कहा, पापा मैं पूरी बात नहीं जानती, मगर प्लीज आप प्रॉपर्टी के पेपर मुझे दे दो। मैं सिर्फ फरहान के लिए मजबूर हूँ, प्लीज पापा। वैसे भी चाचा तो आपके भाई हैं। पापा बोले, वह मेरा भाई नहीं है, उसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। बचपन से लेकर अब तक वह हमेशा गलत करता आया है। जब तुम्हारे दादा ने देखा कि उसने इस घर में कोई योगदान नहीं दिया तो वह निराश हो गए थे। मैंने मेहनत करके सब कुछ हासिल किया और वह हमेशा अपने अयाश दोस्तों के साथ मौज करता फिरा। पापा की बात सुनकर मैंने सिर्फ एक गहरी सांस ली, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। यह सब कुछ मेरी मेहनत की कमाई का नतीजा है, इसलिए मैंने एक फैसला किया था। जिम्मेदारी क्या होती है और उसे कैसे निभाया जाता है, यह तुम्हारे चाचा कभी नहीं समझ पाए थे। तुम्हारे दादाजी ने उनकी शादी करवा दी थी ताकि शायद वह जिम्मेदारियों को समझ सकें। उन्हें लगा था कि जब उनके बच्चे होंगे तो वह जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद भी तुम्हारे चाचा ने किसी जिम्मेदारी को नहीं समझा। वह हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे और अपने हक की मांग करते रहते थे। पापा ने सोचा कि भविष्य में हम दोनों भाइयों के बीच लड़ाई न हो, इसलिए उन्होंने चाचा को अलग से घर देकर उसे थोड़ा पैसा भी दे दिया ताकि वह बिजनेस कर सके। अगर वह चाहता तो उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकता था और सफल भी हो सकता था, लेकिन उसकी सोच ही गलत थी। तुम्हारे दादा ने सोचा कि इससे घर में शांति बनी रहेगी, लेकिन पापा के दुनिया से चले जाने के बाद सब कुछ बदल गया। यह सब कुछ मेरी मेहनत की कमाई का है। तुम्हारे चाचा ने जीवन में कुछ भी नहीं किया तो मैं यह सब उसे कैसे दे दूं? इतने सालों बाद उसने मेरे खिलाफ दुश्मनी इस तरह निकाली है जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वह एक बार मेरे पास बड़ी उम्मीद से आया और कहा कि वह मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेगा, लेकिन उसका बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है, यह मुझे नहीं पता था। पापा ने मुझसे कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं दे सकता, यह सब कुछ मेरी मेहनत का नतीजा है। मैंने पापा से कहा, ठीक है, मैं चाचा जी को जाकर बता दूंगी। पापा ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी, क्योंकि उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी थी। पापा ने सही किया था, क्योंकि यह सब उनकी मेहनत की कमाई थी। मेहनत करने वाले इंसान को सफलता बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जब वह एक बार कामयाब हो जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी सुकून से गुजरती है। चाचा जी तो शुरू से ही लालची रहे थे, उन्होंने कभी मेहनत नहीं की। जब दादाजी ने उन्हें उनकी प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं दिया और अलग से घर बनवा कर दे दिया तो उन्हें यह लगने लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन मेहनत न करने वाले के लिए भी दादाजी ने एक छत दी थी, जो उनके लिए एक बड़ा एहसान था। कानूनी तौर पर घर के हर सदस्य के बराबर हिस्से होते हैं, लेकिन चाचा ने कभी कुछ नहीं किया। इसके बावजूद दादाजी ने उन्हें अलग से घर और बिजनेस करने का मौका दिया। फिर भी उनकी नजर हमेशा इस बंगले और पापा की प्रॉपर्टी पर रही। जब मैं अपने ससुराल लौटी तो मेरे सास ससुर को लगा कि मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे पापा मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स दे देंगे ताकि मेरा तलाक न हो और मैं उसी घर में खुश रह सकूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे पापा ने प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं दिए तो उन्हें कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। वह लोग जानते थे कि मैं अपने ससुराल को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी शादी उनके बेटे के साथ हो चुकी थी। अगर मुझे वहाँ नहीं रहना होता तो मैं अपने मायके में रुक जाती और वापस कभी ससुराल न आती। जब मैंने दोबारा ससुराल का रुख किया तो उन्हें यह बात साफ हो गई कि मैं अब उनके बेटे को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मुझे इस बात का डर भी था और फरहान की भी फिक्र थी। न जाने क्यों मैं धीरे धीरे उससे जुड़ती जा रही थी। शायद मुझे उससे प्यार हो रहा था। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। आखिरकार वह मेरा पति था। भले ही वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था, लेकिन मेरा दिल उससे जुड़ा हुआ था। फरहान मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होता था। वह अक्सर कहता, जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी माँ बाप ने उसे कभी ठीक से प्यार नहीं दिया था। बचपन से ही उसे डांट फटकार और उपेक्षा का सामना करना पड़ा था। उसके माता पिता लालची थे, जो हमेशा अपने स्वार्थ में लगे रहते थे। फरहान को उन्होंने नौकरों के भरोसे छोड़ दिया था और नतीजा यह हुआ कि बचपन में उसे कई बार चोटें लगी, खासकर उसके दिमाग पर। एक बार स्कूल की सीढ़ियों से गिरने पर उसके सिर पर चोट लगी, तो दूसरी बार बीमारी में जब उसे अपने माता पिता की जरूरत थी, उन्होंने उसे नौकरों के हवाले छोड़ दिया। नौकरों ने भी उसकी सही देखभाल नहीं की, जिससे उसका बुखार दिमाग पर चढ़ गया और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। जब स्थिति गंभीर हो
गई और फरहान का व्यवहार असामान्य होने लगा, तब जाकर उसके माता पिता ने उसका इलाज शुरू करवाया। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज तभी सफल हो सकता है जब उसकी देखभाल सही तरीके से की जाए और उसे किसी का भावनात्मक सहारा मिले। फरहान के माता पिता ने उसे हमेशा डराया धमकाया था, इसलिए वह उनसे जुड़ाव महसूस नहीं करता था। वह उनके कहे अनुसार सब कुछ करता था, जैसे एक मासूम बच्चा। भले ही उसकी उम्र 27 साल थी, लेकिन मानसिक रूप से वह अब भी एक छोटे बच्चे जैसा था। मुझे फरहान की तकलीफ का पूरा अंदाजा था। उसके माता पिता ने कभी उसे सही तरह से प्यार और देखभाल नहीं दी। एक बच्चे को अपने माता पिता से प्यार और समय चाहिए होता है ताकि वह उनसे जुड़ाव महसूस कर सके, लेकिन फरहान को यह कभी नहीं मिला। ऐसे माहौल में पला बड़ा बच्चा अपने माता पिता से कैसे मोहब्बत कर सकता है। मैंने ठान लिया था कि मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगी। मेरी शादी फरहान से हुई है और मैं उसे ठीक करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार हमारा रिश्ता जिंदगी भर का था। मुझे पता था कि उसके माता पिता उसे ठीक नहीं कर सकते, इसलिए यह जिम्मेदारी मेरी थी। हालांकि यह मेरे लिए आसान नहीं था। फरहान के माता पिता, खासकर चाचा चाची, मुझे छोटी छोटी बातों पर ब्लैकमेल करते थे। वे मुझे धमकाते थे कि अगर मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्हें नहीं दिए तो वे मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे। मैंने कई बार अपने पापा से कहा, पापा प्लीज प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दो ताकि मैं सुकून से अपनी जिंदगी जी सकूं। लेकिन पापा भी अपनी जिद पर अड़े थे। वे अपने भाई से बदला लेना चाहते थे, लेकिन यह नहीं समझते थे कि उनकी इस दुश्मनी में मैं और फरहान बुरी तरह फंस चुके थे। फरहान की मां ने कई बार मेरे सामने मुझ पर हाथ उठाया था। जब फरहान ने मेरी रक्षा करनी चाही तो उसकी मां ने उसे भी पीटा। लेकिन अब फरहान को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा था कि इस घर में मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा था। वह चाहते थे कि उनके बच्चे किसी भी तरह से उनके पास वापस आ जाएं। उन्होंने पुलिस की भी मदद ली थी और पुलिस हम दोनों की तलाश कर रही थी। फिर जब फरहान ठीक हो गया तो हम दोनों खुद अपने अपने माता पिता के पास चले गए। हमारे माता पिता ने हमसे माफी मांगी क्योंकि हमारे गायब होने के बाद उन्हें यह एहसास हो गया था कि वे जायदाद के चक्कर में हम दोनों के साथ अन्याय कर रहे थे। मेरे साथ सबसे अधिक गलत तो मेरी चाची ने किया था। जब चाचा चाची ने फरहान को स्वस्थ होते देखा तो उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भले ही उन्होंने फरहान के साथ बचपन से लेकर अब तक अच्छा व्यवहार नहीं किया था, मगर वह उनका ही बेटा था। जब उनका बेटा उनकी नजरों से दूर हो गया तब उन्हें एहसास हुआ कि वे माता पिता हैं और उनकी ममता जाग उठी। उन्हें डर सताने लगा कि उनका बेटा कहीं खो गया है, किस हाल में होगा, कहाँ होगा। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा मेरी वजह से ठीक हुआ है तो चाची ने मुझसे माफी मांगी और कहा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरा बेटा कभी ठीक हो पाएगा। उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा, तुमने जो किया वह बहुत बड़ा एहसान है। मेरे ससुर भी बहुत शर्मिंदा थे। मेरे माता पिता ने भी माफी मांगी और फरहान और मैंने अपने अपने पेरेंट्स को माफ कर दिया। इससे साबित हुआ कि हमारे माता पिता को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और उनके बीच मोहब्बत फिर से पनप गई थी। मेरे पापा ने चाचा को उनका हक देने का फैसला किया, लेकिन चाचा ने माफी मांगते हुए कहा, यह सब तुम्हारी मेहनत का है, मैं इसमें से कुछ नहीं लूंगा। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को ठीक किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपकार है। चाची और सास भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थीं। फरहान को उसके माता पिता वापस मिल गए थे और इस तरह चाचा और पापा के बीच मोहब्बत और भरोसा बढ़ गया था। दोनों के दिलों के शिकवे खत्म हो चुके थे। उस दिन के बाद से मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह मानने लगी। फरहान और मैं खुशहाल जीवन जीने लगे। फरहान समझदार हो गया और उसने अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया। चाचा का लालच भी खत्म हो गया था, जो उन्होंने अपनी जवानी में नहीं किया वह सब फरहान ने कर दिखाया। उसने अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाया और आज वह एक कामयाब इंसान है। अब चाचा भी अपने बेटे की वजह से एक आलीशान बंगले में रहते हैं और उनके पास भी काफी संपत्ति है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको अगली अपडेट सबसे पहले मिले।